आज के क्लास में आप सभी लोग समतल दर्पण एवं समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो समतल दर्पण आप सभी लोग जानते हैं, जिस दर्पण में आप सभी लोग अपना चेहरा देखते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन कुछ ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि जिस दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक तल जो होता है वो समतल हो। जैसे मान लेते हैं कोई समतल दर्पण है तो उसका जो परावर्तक तल होगा वो प्लेन होगा, समतल होगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। मतलब जिस दर्पण का परावर्तक तल समतल होता है, प्लेन होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उससे आप भली भांति परिचित हैं। जब किसी दर्पण के सामने आप अपना चेहरा करते हैं तो चेहरे का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनता है और चेहरा हटा लेने से वो प्रतिबिंब हट जाता है। मतलब समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है सदैव हमेशा आभासी होता है। ये कैसे बनता है ये सीखना। तो समतल दर्पण का डिफिनेशन, जिस दर्पण का परावर्तक तल समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण के बारे में और गोलीय दर्पण है, जो आपका मेन सिलेबस है वो गोलीय दर्पण पर आधारित है, जो इसके बाद वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण मान लेते हैं, एक ये समतल दर्पण है, ये आपका कोई समतल दर्पण है। दर्पण के एक पृष्ठ पर कलई की जाती है, पॉलिश किया होता है। ये आपका इस पृष्ठ पर कलई कर दिया गया है। और समतल दर्पण का दूसरा पृष्ठ चिकना होता है, चमकीला होता है। जो दर्पण का ऊपरी सतह है ये आपका परावर्तक पृष्ठ माना जाएगा, परावर्तक तल। ये होगा M1 और ये हो गया M2। M1 M2 एक समतल दर्पण है और उसका जो ऊपर वाला सतह हमने माना है परावर्तक तल। इस पृष्ठ पर नीचे वाले पृष्ठ पर कलई की गई है, पॉलिश किया गया है। तो अब इस पे प्रतिबिंब कैसे बनेगा। मान लेते हैं एक वस्तु ये है, ये बिंदु वस्तु है, आप वो है ऑब्जेक्ट। ये वस्तु दर्पण के सामने यहाँ पर रखी हुई है। इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें बनाना है तो कैसे बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा, बड़ा होगा, ये सीखना है हमें। तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण मान लेते हैं सीधे आती है और परावर्तक तल पर अवलंबोत आपतित होती है। ये आपतित किरण है और इस परावर्तक तल पर अवलंबवत 90 अंश का कोण बनाते लंबवत आपतित होती है। तो बात ये होती है, जो प्रकाश की किरणें किसी तल पर अवलंबवत आपतित होती है। प्रकाश परावर्तन में आपने देखा था, जब कोई दर्पण होता है और कोई प्रकाश की किरण आती है तो यहाँ पे टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण अब लंबवत आती है, 90 अंश का कोण बनाते आती है, तो वो पुनः जब वापस परावर्तित होगी तो परावर्तित किरण भी उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो इसलिए ये वाली किरण जो आई यहाँ से सीधे और यहाँ अवलंबवत आने के कारण अवलंबवत है, इसलिए ये जब परावर्तित होगी तो परावर्तित किरण भी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। ये वस्तु रखा है, ठीक। और एक किरण मान लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा तिरछा से ये आती है, ये आपतित किरण है और दर्पण के इस बिंदु पर टकराती है। मान लेते हैं ये OMR, ये A बिंदु था और यहाँ पर B बिंदु पर टकराती है। तो ये अवलंबवत आपतित न होने के कारण ये प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होगी। तो यहाँ से अगर अभिलंब हम खींच दें, मान लेते हैं ये अभिलंब हो गया M, तो अगर ये आपतन कोण हो गया तो इतने ही कोण के साथ बनाते हुए ये किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अब समतल दर्पण में कहीं कोई प्रतिबिंब बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दर्पण में प्रतिबिंब किस बिंदु पर बनता है ये देखना है। जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं उसी बिंदु पर आपका
वो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपतित किरण है, मतलब बिंदु O से दो प्रकाश की किरण, एक ये आपतित होती है बिंदु B पर पहुंचती है और एक सीधे अवलंबोत ये पर, और मान लेते ये परावर्तित किरण C बिंदु पर। तो प्रतिबिंब अगर इधर की ओर परावर्तित किरण इस साइड में बढ़ाते हैं और इधर बढ़ाते हैं तो दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रच्छेदित नहीं करेंगी, अर्थात प्रतिबिंब कहीं बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इस परावर्तित किरण को हम नीचे की ओर बढ़ा रहे हैं बिंदुवार रेखा के माध्यम से, ये, और ये परावर्तित किरण सीधे इधर की इस साइड में बढ़ा रहे हैं। ये तो ये जहां पर दोनों प्रच्छेदित करती हैं, तो इस बिंदु पर प्रतिबिंब बना, वस्तु O का प्रतिबिंब इस बिंदु पर बना वो डैश। तो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बना वो दर्पण के सामने था और ये वो डैश दर्पण के दूसरी ओर। तो एक निष्कर्ष ये निकला, जो समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा, यही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मतलब और जो दर्पण में जो प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनता है वो सारे प्रतिबिंब आभासी होते हैं। तो समतल दर्पण में अगर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी होगा, पहली बात। दूसरी चीज अब हमें देखना है प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। वस्तु को चाहे जितनी दूरी पर रखें, चाहे पास में रखिए चाहे दूर रखिए, लेकिन जितना बड़ा पर वस्तु होता है समतल दर्पण में उसी के आकार का प्रतिबिंब बनता है। मतलब समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है और जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वस्तु के बराबर होती है। अब बात ये देखनी है कितनी दूरी पर बनेगा। जैसे ये मान लेते हैं समतल दर्पण से वस्तु की दूरी यहाँ थी, कितनी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी भी 10 सेंटीमीटर होती है। मतलब वस्तु को समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखा जाता है उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से भी उतनी ही अधिक दूरी पर बनता है। जैसे मान लेते हैं ये दर्पण है, दर्पण के सामने या मेरा चेहरा मान लेते हैं दर्पण और मेरे चेहरे के बीच में 25 सेंटीमीटर की दूरी है, तो प्रतिबिंब जो पीछे बनेगा वो इस दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, 25 सेंटीमीटर की ही दूरी पर बनेगा। अर्थात निष्कर्ष ये है कि मतलब दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। जैसे इसमें प्रश्न पूछा भी जाता है, कभी आ जाता है, लिखा रहता है कि एक समतल दर्पण है जिसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो अब दर्पण से प्रतिबिंब की कितनी दूरी होगी, तो 20 सेंटीमीटर। या ऐसा पूछ लिया कि एक दर्पण समतल दर्पण है, ये मान लेते हैं समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब बनता है किसी बिंदु पर, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ये हो गई। ये इधर तो क्लियर है कि 20 सेंटीमीटर है दर्पण से वस्तु की दूरी, तो इधर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 20 सेंटीमीटर होती है। तो वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी कितनी, 40 सेंटीमीटर, 20 40 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ना उससे छोटा बन सकता है और ना ही बड़ा बन सकता है। प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। आगे चीज ये, तो ये चीज आप लिख लेंगे, इधर लिख देते हैं, समतल दर्पण में सदैव आभासी सीधा तथा वस्तु
या बिंब के लंबाई के बराबर समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, देखिए आप सभी लोग की जो लंबाई होगी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। वस्तु बिंब मतलब भी वस्तु होता है, प्रतिबिंब मतलब तो प्रतिबिंब हुआ ही, बिंब मतलब वस्तु होता है, तो बिंब की लंबाई के बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई। और ये भी जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु दर्पण से जितनी ही दूरी पर रहेगी तो प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर रहेगा। अगर हम समतल दर्पण में कोई वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हैं, वस्तु को अगर दर्पण के समीप लाते हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण के समीप उतनी ही दूरी खिसक जाता है। अगर वस्तु को हम दूर ले जाते हैं तो जो प्रतिबिंब होगा भी दर्पण से उतनी ही दूरी से अधिक दूर हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना, दूसरी चीज, मान लेते हैं मेरे पास कोई दर्पण है, कोई भी दर्पण है और उस दर्पण में किसी वस्तु का पूरा, जैसे दर्पण है मान लेते हैं, अब इस दर्पण में किसी वस्तु का पूरी प्रतिबिंब देखना चाहते हैं या किसी भी वस्तु में किसी दर्पण में एक वस्तु का या किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, मतलब संपूर्ण प्रतिबिंब उस वस्तु का देखना चाहते हो, तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जैसे किसी भी समतल दर्पण से अगर किसी वस्तु की प्रतिबिंब पूरा देखना चाहते हैं, संपूर्ण प्रतिबिंब, तो उस समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम, मतलब न्यूनतम ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, जो वस्तु है उसकी लंबाई के आधे के बराबर। जैसे मान लेते हैं एक वस्तु है जो 100 सेंटीमीटर लंबा है और उसका 100 सेंटीमीटर लंबा उसका पूरा प्रतिबिंब आपको समतल दर्पण में देखना है, तो जो समतल दर्पण की लंबाई होनी चाहिए या ऊंचाई होनी चाहिए वो 50 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की लंबाई के आधे के बराबर होना चाहिए। इस पे भी प्रश्न आ जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, मतलब जैसे कोई वस्तु है जिसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर है या 150 मीटर है, तो एक समतल दर्पण चाहिए, कितनी लंबाई का समतल दर्पण हो या कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण हो जिससे उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखा जा सके। तो जो समतल दर्पण की ऊंचाई या लंबाई होनी चाहिए वस्तु की लंबाई या ऊंचाई के आधे के बराबर होना चाहिए। मतलब वस्तु अगर 150 सेंटीमीटर का है तो समतल दर्पण की ऊंचाई 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। या ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, एक समतल दर्पण है मेरे पास जिसकी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण की सहायता से हम अधिकतम कितनी लंबाई वाली वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो उसके लिए आप दर्पण की लंबाई दी है 100 सेंटीमीटर, तो आप कितना देख सकते हैं? 200 सेंटीमीटर तक का ही देख सकते हैं, क्योंकि वस्तु की लंबाई के आधे ही जितनी होगी उसी ऊंचाई वाले दर्पण से पूरा प्रतिबिंब देखा जा सकता है।
तो बात ये हो गई कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण देखिए कि समतल दर्पण का परावर्तक तल समतल होता है, प्लेन होता है। समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी होता है, सीधा होता है, प्रतिबिंब जो बनेगा सीधा बनेगा और वस्तु की लंबाई के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की लंबाई से ना तो छोटा बन सकता है और ना ही बड़ा बन सकता है। दूसरी चीज आपने ये देखा कि प्रतिबिंब आप कैसे बना, ये भी देख रहे हैं इस प्रकार से। और किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो ये भी देखिए कि वस्तु की ऊंचाई के आधे के बराबर होना चाहिए। तीसरी चीज आपको ये भी देखना है कि जैसे मान लेते हैं हम समतल दर्पण है, किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, तो मेरा प्रतिबिंब भी समतल दर्पण के पीछे दूसरी ओर दिखाई देता है। मान लेते हैं हम समतल दर्पण की ओर 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से चलते हैं या दौड़ते हैं दर्पण की ओर इधर, तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर भागेगा। तो जो हम देखेंगे कि मेरा प्रतिबिंब किस वेग से आ रहा है, तो दूने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। जैसे मान लेते हैं अगर हम किसी दर्पण की ओर 10 मीटर पर सेकंड की वेग से दौड़ते हैं दर्पण की तरफ, तो प्रतिबिंब भी उधर की ओर दौड़ेगा। लेकिन जब हम देखेंगे प्रतिबिंब इधर आ रहा, तो वो हमें दूने वेग से दिखाई देता है। ऐसे इसी प्रकार अगर हम दर्पण से दूर जाते हैं और तो प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर जाएगा, लेकिन जब हम वहां से अपने प्रतिबिंब को देखेंगे तो वो मेरे दूने वेग से दूर भागता हुआ दिखाई देता है। मतलब समतल दर्पण के सामने कोई भी स्थित वस्तु दर्पण के पास में या दर्पण की ओर या दर्पण से दूर जिस वेग से गतिशील होती है, तो उसका प्रतिबिंब उस वस्तु के दूने वेग से गति करता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, समझ में आया? तो बताइए, जैसे मान लेते हैं एक वस्तु यहाँ है और वो वस्तु दर्पण के उधर जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड की वेग से, और इधर प्रतिबिंब है तो ये भागेगा, तो ये किस वेग से प्रतीत होगा? किस वेग से दूर की ओर भागता हुआ प्रतीत होगा? समतल दर्पण से दूर तो जाएगा, लेकिन वेग क्या, आभास वेग क्या लगेगा? 25 की 50? 25 से तो वो उधर दूर जा रहा है। ठीक, और 25 से ये भी उधर दूर जाएगा, लेकिन जब हम वहां से देखेंगे तो इधर ये लगेगा कि ये कितने वेग से जा रहा है? 50 मीटर पर सेकंड वेग से, दूने मीटर पर सेकंड के वेग से। समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया? अच्छा, आप बताओ बात, ये मान लेते हैं मार्कर है समतल दर्पण के सामने यहाँ रखी है, ठीक है, इसकी लंबाई मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो इधर जो प्रतिबिंब बनेगा इस मार्कर का कितना लंबा प्रतिबिंब बनेगा? बोलो, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण के सामने? समतल दर्पण के सामने, उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु की क्या होगा? बराबर होता है। ठीक, तो अब ये था समतल दर्पण। समतल दर्पण कोई खास विशेष महत्व नहीं रखता है हाई स्कूल के सिलेबस में, इसलिए आप सभी लोग अब गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, जो हम आप लोगों को अगले क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये आप सभी लोग तैयार कर लीजिए, फिर भी कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।